हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। लास्ट लेक्चर में हमने जीओसी के अंडर कंप्लीट किया था मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसका हमने कंपैरिजन भी किया था इंडक्टिव इफेक्ट के साथ में। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज हाइपर कॉन्जुगेशन जो है उसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस, और इसे एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस भी बोला जाता है। एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो भी एक टाइप का क्या है, कॉन्जुगेशन है, लेकिन उसका हाइपर फॉर्म, यानी कि उसका ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के फॉर्म। रेजोनेंस में क्या होता है? इन रेजोनेंस केवल किसका कॉन्जुगेशन होता है? पाई ऑर्बिटल्स का या लोन पेयर्स का, पाई ऑर्बिटल्स का या फिर लोन पेयर्स का, ठीक है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करने लगते हैं, यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स participates in resonance with pi bond। ओके, तो यहाँ पर किसके बीच में ओवरलैपिंग होती है हाइपर कॉन्जुगेशन में? हाइपर कॉन्जुगेशन में किसके बीच में ओवरलैपिंग होती है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या फिर सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। हाइपर कॉन्जुगेशन होता किस में है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन occurs in carbocations, alkenes and carbon free radicals, ठीक है। इन तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन इन तीनों की कंडीशन क्या है? ये कब हाइपर कॉन्जुगेशन में होगा? तो कंडीशन है कि दे मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन्स। ओके, अगर इनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है तो इन पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी हम लोग देखते हैं, क्या है? इन कार्बोकेटाइंस, ठीक है। तो कार्बोकेटाइंस में किस प्रकार रेजोनेंस होता है या फिर किस प्रकार हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ये हम देखते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। जैसे कि हमारा ये कार्बोकेटाइन है, इसमें इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? ये वाला सिग्मा बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन के इसके पास क्या है? एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। आपको पता है कि कार्बोकेटाइन के पास क्या होता है? वेकेंट p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या करेगा? इसके साथ में इन दोनों की क्या होगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये कहाँ हो जाएगा? इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह का होगा? जब इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो अब यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बचा, यानी कि यहाँ पर क्या बचा? केवल H+। बाकी जो H है वो इसी तरह इससे अटैच्ड रहेंगे। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन की वजह यहाँ पर आ गए तो ये क्या हो गया? यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और ये
CH2 का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी तरह ये जो बाकी हाइड्रोजन्स हैं, ये वाले हाइड्रोजन्स, ये दोनों, ये भी क्या कर सकते हैं, इस वाले कार्बन के साथ में ओवरलैपिंग कर सकते हैं, यानी कि ये वाले इसके साथ में और ये वाला भी इसके साथ में। तो इस तरह से इसके 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स हम लोग बना सकते हैं। एक तो ये बन गया हमारा, दूसरा कैसे बन सकता है, इस तरह से, ठीक है, और तीसरा कैसे बन जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 ये स्ट्रक्चर्स बने, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पर इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पर इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या है, बॉन्ड नहीं है। इसीलिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये कार्बोकेटायन है, इथाइल कार्बोकेटायन, यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर्स बने, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बने यहाँ पर, 1 2 3। ठीक है, टोटल 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बने, क्योंकि 3 बॉन्ड, जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो जो कार्बोकेटायंस होते हैं उसमें इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाया जाता है। अब देखिए कंडीशन क्या थी हमारी, कि दे मस्ट हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन्स भी देख लीजिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कौन से होते हैं। तो ये वाला जो हमारा कार्बन है, जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा, यानी कि ये वाला कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला जो कार्बन है ये क्या है हमारा, अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, और जो हाइड्रोजन्स, यानी कि इस अल्फ़ा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं। अल्फ़ा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन्स अटैच्ड होंगे वो सब क्या होते हैं, हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। इस कार्बोकेटायन में क्या था, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स थे, यानी कि ये जो है हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, आपने समझ लिया होगा कि कार्बोकेटायंस में हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से होता है। तो अब हम इसका जो कार्बोकेटायन है इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा था CH2 और ये 3 थे जो हमारे इसमें हाइड्रोजन जुड़े थे, इनका ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं। अब ये जो कार्बोकेटायन है इस पे क्या है हमारे पास, वेकेंट p ऑर्बिटल। ये सब आप जानते हो, क्योंकि वेकेंट है इसीलिए इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो कार्बन है ये वाला, इसके क्या है, 3 ये sp3 कार्बन है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। sp3 कार्बन होने की वजह से इस पे क्या है, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, इस तरह से, जिसके साथ क्या है, H इस तरह से जुड़ा हुआ है, S का जो H का S ऑर्बिटल है, इस तरह से बॉन्डिंग की हुई है इन लोगों ने। ठीक है, अब ये जो सिग्मा ऑर्बिटल है इस पाई ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेगा, पाई बॉन्डिंग। ठीक है, जब ये पाई बॉन्डिंग करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या आ जाएंगे, इस वाले कार्बन के साथ क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। पाई बॉन्ड जब बना लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बाकी ऑर्बिटल्स जो हैं इसी तरह बने रहेंगे। तो ये वाला तो हमने इसी तरह ही बना दिया। ठीक है, ये वाला जो H+ है वो फ्री हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन ये जो H+ फ्री हुआ है यहाँ पर, ये क्या होता है, ये अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो इस पाई बॉन्ड के साथ में क्या होता है, अट्रैक्शन में होता है। ठीक है, इसलिए ये अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाता कि आप सोचो कि बॉन्ड टूट गया है तो ये फ्री हो गया, अपनी जगह छोड़ के जा सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन चला जाए,
ये क्या होता है, हमेशा इस पाई बॉन्ड की वजह से क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन में रहता है। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से क्या होता है, जो कार्बोकेटायन है उनमें क्या फ़र्क क्या आता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्ट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कार्बोकेटायंस की। ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, तो आपको केवल क्या देखना पड़ेगा, मोर अल्फ़ा एच इज इक्वल्स टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हमें क्या देखना है, जिस कार्बोकेटायन के पास ज़्यादा अल्फ़ा एच होंगे यानी ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे, वो जो कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, सबसे पहला एग्जांपल हमारा मान लिया हमने, सबसे पहला है मिथाइल कार्बोकेटायन, दूसरा क्या है हमारा इथाइल कार्बोकेटायन ले लिया हमने CH3 CH2+, थर्ड हमने ले लिया आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, और चौथा हमने ले लिया हमने ये। ठीक है, अब इन चारों में हमें बताना है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, अल्फ़ा एच काउंट करने हैं। तो अल्फ़ा एच काउंट करिए आप, यहाँ पर अल्फ़ा एच कितने हैं, क्योंकि देखिए अब अल्फ़ा एच क्या होंगे, अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन्स जुड़े हैं उनको हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन्स बोलते हैं। अब ये वाला जो कार्बोकेटायन का कार्बन है, इसके साथ कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, यानी कि इसके पास अल्फ़ा कार्बन नहीं है, यानी कि अल्फ़ा हाइड्रोजन्स भी नहीं है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स यहाँ पर कितने हैं, 0। ठीक है, इस वाले में देखिए ये कार्बन है हमारा कार्बोकेटायन का कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इससे डायरेक्टली अटैच्ड ये वाला कार्बन है, यानी कि एक ही कार्बन है। इस कार्बन से हमारे 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, यानी कि यहाँ पर अल्फ़ा एच कितने हैं, 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस नेक्स्ट में ये वाला कार्बन हमारा कार्बोकेटायन का कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इससे डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच्ड हैं, और इन कार्बन इसके पास 3 का हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन्स हैं। तो टोटल हाइड्रोजन्स कितने हो गए, अल्फ़ा एच कितने हो गए हमारे पास, 6। इस वाले में इसी तरह कितने हो जाएंगे, 3 ये 3 ये 3 ये, यानी कि अल्फ़ा एच कितने हो गए, 9। तो इसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको फर्स्ट कह रहे हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, फोर्थ वाले की, क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्फ़ा एच हैं। फिर उसके बाद थर्ड वाले की, फिर उसके बाद सेकंड वाले की, और उसके बाद फर्स्ट वाले की। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और यही हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट में भी जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन्स बढ़ते जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाता है और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इसमें हमने क्या लिया, पहला मान लो हमने ले लिया CH3 CH2+, ठीक है। सेकेंड है हमारा CH3 CH2 CH2+, ठीक है। और थर्ड है हमारा CH3 CH3 और ये लगा है हमारा CH2+। अब इन तीनों में हमें बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट से देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये हमारा इथाइल ग्रुप है, और ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें तो नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ रहे हैं, यानी कि CH3 में 1 कार्बन है, इथाइल में 2 कार्बन है, और
आइसोप्रोपाइल में 3 कार्बन है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट से देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन तो फिर यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ये वाला स्टेबल होना चाहिए, थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला और फिर फर्स्ट वाला। लेकिन अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या है, एक मिनट में इसको रफ कर देती हूँ फिर मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में देखते हैं तो हमें क्या करना होता है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन्स देखने होते हैं। तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कितने हैं, देखिए एक कार्बन अटैच्ड है तो कितने हो गए अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, इस कार्बन से केवल ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस कार्बन से ये वाला कार्बन जो है डायरेक्टली अटैच्ड है और इसके पास कितने हाइड्रोजन्स हैं, 2 हाइड्रोजन्स हैं, यानी कि अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कितने हो गए इसके पास, 2 हो गए, ठीक है। अब इस वाले कार्बन में देखिए, ये कार्बन कार्बोकेटाइन का कार्बन है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कौन सा कार्बन है, ये वाला। अब इस कार्बन से कौन सा हाइड्रोजन अटैच्ड है, केवल एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कितने हो गए यहाँ पर, अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए हमारे 1, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशंस की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, स्टेबल, ये वाला, यानी कि फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड, ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों काउंटर एक्ट कर रहे हों तब हम लोग यहाँ पर नोट डाल के लिखिए आप कि हाइपर कॉन्जुगेशन will dominate over inductive effect, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट से हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफ़ेक्ट है वो हमेशा कैसा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में अब हमें भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही निकालना है फिर से, ठीक है। तो ये है हमारा, ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है, और दूसरा एक कार्बोकेटाइन हमने ले लिया इस तरह से, ये वाला, ठीक है। अब आपको बताना है इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो आप देखिए कि इस वाले कार्बन पे ये हमारा कार्बोकेटाइन का कार्बन है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे डायरेक्टली अटैच्ड कौन से कार्बन है, एक तो ये वाला है और दूसरा कौन सा है, ये वाला है। अब इसमें हाइड्रोजन्स आपको पता होने चाहिए कितने हैं, ठीक है, ये इस पे 2 हाइड्रोजन्स होंगे, इस पे 2 हाइड्रोजन्स होंगे। हाइड्रोजन्स आपको पता है लगाने कैसे हैं, इसके पास 2 बॉन्ड हैं तो वैलेंसी 4 होती है, तो 2 हाइड्रोजन्स हमने ऐड कर दिए। यहाँ पे 2 बॉन्ड थे यानी कि 2 वैलेंसी कम है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स अटैच कर दिए, यानी कि अब इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कितने हैं, ये वाले 2 और ये वाले 2, टोटल हाइड्रोजन्स कितने हो गए यहाँ पर, 4, ठीक है, 4 हाइड्रोजन्स हो गए अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। इस वाले में आते हैं, इसमें क्या है, ये वाला कार्बन हमारा कार्बोकेटाइन का कार्बन है यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे ये वाला कार्बन जो है डायरेक्टली अटैच्ड है। इस पे कितने हाइड्रोजन्स हैं, इसके पास 3 बॉन्ड पहले से हैं यानी कि एक वैलेंसी कम है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो अल्फ़ा एच कितना है यहाँ पर, 1, यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम इसको 1 कहें इसको 2 कहें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन सेकेंड, ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है, इसमें केवल आपको क्या करना है, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स काउंट करने हैं, जिस कार्बोकेटाइन में अल्फ़ा हाइड्रोजन्स ज़्यादा होंगे वो कार्बोकेटाइन जो है हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स, ठीक है। तो एल्कीन्स में हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से होता है ये देखते हैं। जैसे कि कोई हमारा एल्कीन है,
और इसमें ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन्स हैं कि नहीं। ये हमारे क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स कौन से होंगे, इस कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होगा ये हमारा कैसा है, अल्फा कार्बन। ठीक है, ये क्या है हमारा, अल्फा कार्बन। और इससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि ये एल्कीन जो है हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगी। ठीक है, फिर से मैं बना देती हूँ इसको। देखिए अब इस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन्स हैं तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगी। किस तरह शो करेगी, तो देखिए ये बॉन्ड जो है, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, CH बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो ये बॉन्ड जो है इस तरह से यहाँ शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड तुरंत क्या आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पर क्या बचा, केवल H+ और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और ये बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल रह गया। और यहाँ पर जब ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इधर पे आ गए तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसी तरह से जो हमारा दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरह बनेगा, क्योंकि ये वाले हाइड्रोजन्स भी कॉन्जुगेशन में है तो इसी तरह से हमारे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। इस तरह से एक तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2-। और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये H+ हो जाएगा, बाकी हाइड्रोजन इसी तरह से लगे रहेंगे, ये CH CH2-। ठीक है, तो आप एल्कीन्स में इसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एल्कीन्स जैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर हाइपर कॉन्जुगेशन का इफ़ेक्ट पड़ता है, उसी तरह से एल्कीन की स्टेबिलिटी पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन का इफ़ेक्ट पड़ता है। कैसे देखते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स कैसे, इसमें भी हमें क्या देखना है, मोर अल्फा H, मोर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम्पल, इसमें भी हमें क्या करना है, अल्फ़ा H ही काउंट करने हैं। जिसमें ज़्यादा, जिस एल्कीन में अल्फ़ा H ज़्यादा होंगे वो एल्कीन्स उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले है जैसे हमारा ब्यूटूइन और ब्यूट-1-इन, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इन दोनों में हमें बताना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो अब पहले देखिए कि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन सा है, तो ये वाले हमारे कैसे हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों, तो इन दोनों से, इन कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होगा, ये इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होगा वो हमारा क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन। यानी कि ये दोनों क्या है, हमारे अल्फ़ा कार्बन है। इसमें क्या है, केवल एक ही ये वाला कार्बन ही डायरेक्टली अटैच्ड है इस कार्बन से, तो इसमें क्या है, केवल एक अल्फ़ा कार्बन है। ठीक है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स काउंट करिए आप, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स यहाँ पर कितने हैं, ये 3 ये वाले और 3 ये वाले, यानी टोटल 6 अल्फ़ा H हैं। और यहाँ पर देखिए इस कार्बन में तो केवल 2 ही हाइड्रोजन्स हैं, तो अल्फ़ा H कितने हो गए यहाँ पर, 2 हो गए। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ब्यूट-2-इन is more stable than ब्यूट-1-इन।
ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि ब्यूटूइन है, CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, और आइसोब्यूटीन देख लेते हैं इस तरह से, डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों में हम ज़्यादा स्टेबिलिटी बतानी है, किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो देखिए इसमें 6 कार्बन है, सॉरी 6 अल्फ़ा H है। अल्फ़ा H यहाँ पर देखिए कितने हैं, अल्फ़ा H ये 3 और ये 3, तो ये कितने हो गए 6। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा H कितने हैं, ये वाला हमारा कैसा कार्बन है, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि जो रेजोनेंस में पार्ट कर रहा है, ये वाला कार्बन। इससे 2 कार्बन अटैच्ड है, यानी कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों ही कैसे हैं, अल्फ़ा कार्बन है। तो इनसे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो भी क्या होंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा H क्या हो जाएंगे 6, यानी अब दोनों ही कैसे हैं, अल्फ़ा H, यानी कि दोनों में ही अल्फ़ा H कितने हैं 6 हैं। तो अब हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, दोनों की स्टेबिलिटी सेम तो है नहीं। तो अब हम इसका हाइपर कॉन्जुगेशन, जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो बना के देखेंगे, ठीक है। तो जब इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो इसको हम पहले ओपन करके लिख लेते हैं, ठीक है। CH3 और ये वाले CH3 को हमने ओपन करके इस तरह से लिख लिया। तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर आएगा और ये बॉन्ड टूटकर यहाँ पर आएगा। तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह का बनेगा, ये H+ हो गया, यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड, ये हो गया CH माइनस CH3 और ये हो गया H और ये H, ठीक है। इसका जब हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका देखिए, इसमें भी हमने क्या कर लिया, ओपन करके लिख लिया इसको, ठीक है। ये CH3, इसको इसी तरह लिख दे रहे हैं, और ये CH2, ये आइसोब्यूटीन है। इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन इधर आएगा और ये हाइड्रोजन, सॉरी ये बॉन्ड इधर पे आएगा। तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह बनेगा, इस तरह से, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो कार्बन आयन बन रहा है वो कैसा है, सेकेंडरी कार्बन आयन है, और यहाँ पर जो कार्बन आयन बन रहा है वो कैसा है, प्राइमरी कार्बन आयन है। तो आप जानते हो, हमने पहले ही बताया था जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था कि जो प्राइमरी कार्बन आयन होते हैं वो हमेशा सेकेंडरी कार्बन आयन से क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो रहा है प्राइमरी वाला, तो ये एल्कीन भी ज़्यादा स्टेबल होगी, यानी कि ब्यूटूइन और आइसोब्यूटीन में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, एल्कीन, ये वाली आइसोब्यूटीन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल्स। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, उसी तरह से जैसे हमने कार्बोकेटायंस और कार्बन एनायंस में पढ़ा, कार्बन एल्कीन्स में पढ़ा, उसी तरह से कार्बन फ्री रेडिकल्स में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये CH2 फ्री रेडिकल है और यहाँ पर ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो एग्जांपल हमने लिया है इसमें अल्फ़ा H है कि नहीं है, ये आप देखिए, ये हमारा फ्री रेडिकल का कार्बन है, यानी कि इससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा वो हमारा क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन्स अटैच होंगे वो क्या होंगे, हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे। ठीक है, तो अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, अब फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, फ्री रेडिकल बनने के लिए कैसा होना चाहिए, होमोलिटिक फिजन होता है बॉन्ड्स का। ठीक है, तो होमोलिटिक फिजन किस तरह से होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये इस तरह से टूटेगा।
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के पास में आएगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल। अब ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारा जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा नेक्स्ट वाला, वो किस तरह बनेगा, इस तरह से। हाइड्रोजन के पास एक फ्री रेडिकल आ गया, बाकी हाइड्रोजन इसी तरह अटैच कर लेंगे और बाकी हमारा ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर्स किस तरह बनेंगे, ये वाले हाइड्रोजन भी इसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे और बाकी स्ट्रक्चर्स किस तरह बन जाएंगे, एक तो ये बनेगा, ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला। ठीक है, तो उसी तरह से ही बनाना है, बस इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन है कैसा होगा, फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, बाकी एल्कीन्स में क्या होता था, हमेशा हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में निकलता था और कार्बोकेटाइन में भी हाइड्रोजन पॉजिटिव के फॉर्म में निकलता था। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, अब फ्री रेडिकल्स की भी स्टेबिलिटी का हाइपर कॉन्जुगेशन पर डिपेंड किस तरह करती है, इसमें भी हम लोग को क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन्स देखने हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स कैसे, मोर अल्फा एच मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सबसे पहला एग्जाम्पल है मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, दूसरा हमारा इथाइल फ्री रेडिकल, तीसरा है हमारा आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, नेक्स्ट है हमारा नियोब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, इन चारों में हमें बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो अल्फ़ा एच काउंट करिए आप पहले। तो अल्फ़ा एच काउंट किया हमने, सॉरी ये यहाँ पर CH3 है। तो यहाँ पर ये इस कार्बन से कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, यानी इसके पास अल्फ़ा कार्बन नहीं है, यानी कि इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स नहीं है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स नहीं है, इसका मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन्स 0 है। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन बताइए आप, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कितने हैं, 6 हैं। और यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कितने हैं, 9 है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सबसे ज़्यादा टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, फिर सेकेंडरी प्रोपाइल यानी आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, फिर इथाइल फ्री रेडिकल एंड देन मिथाइल फ्री रेडिकल। सबसे कम स्टेबल कौन सा है, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये देख लिया हमने, CH3 और ये फ्री रेडिकल। ठीक है, साथ में क्या है हमारा, एक CH2 CH3। ठीक है, इन दोनों में बताना है आपको कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें अल्फ़ा एच देखिए, ये कार्बन फ्री रेडिकल वाला कार्बन है, इससे जितने भी कार्बन अटैच्ड होंगे, यानी कि ये वाला, ये वाले और ये वाला, ये क्या है, तीनों अल्फ़ा एच हैं, सॉरी अल्फ़ा कार्बन है। इनसे जो हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं वो सब क्या हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। यानी कि इसमें अल्फ़ा एच कितने हैं, 3 3 6 3 9, यानी कि 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। यहाँ पर देखिए, ये वाला कार्बन इससे अटैच्ड है, ये वाला कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन अटैच है और ये वाला कार्बन अटैच नहीं है क्योंकि ये इससे अटैच्ड है। तो जो डायरेक्टली लिंक्ड होंगे वही वाले कार्बन अल्फ़ा कार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कौन कौन से हैं, ये वाले और ये वाले, यानी कि 3 6 2 8, यानी कि अल्फ़ा एच कितने हैं, 8। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला।
ठीक है, यानी कि फर्स्ट इज स्टेबल देन सेकेंड। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, इफ़ेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन बॉन्ड लेंथ। तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी CH बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में, वो क्या होते हैं, नॉर्मल CH बॉन्ड से ज़्यादा बड़े होते हैं। यानी कि CH बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ है, CH बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस इन हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, जितने भी CC बॉन्ड्स होंगे, C सिंगल बॉन्ड C जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्ट लेंगे, इनकी भी इनके क्या हो जाएंगे, शॉर्ट एंड हो जाएंगे, शॉर्ट एंड इन हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और जितने भी C डबल बॉन्ड C होंगे वो कैसे हो जाएंगे, लेंथेंड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी CH बॉन्ड होंगे उनकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी नॉर्मल। जितने भी C सिंगल बॉन्ड C होंगे उनकी लंबाई कम हो जाएगी, और जितने भी C डबल बॉन्ड C होंगे यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स होंगे, उनके बीच की जो लंबाई होगी वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट पड़ता है बॉन्ड लेंथ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का। इसके साथ ही में जो एप्लीकेशन एक और है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं, मॉलिक्यूल which shows hyperconjugation are generally polar and they possess dipole मोमेंट। ओके, तो आज का जो ये टॉपिक है ये हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। आई होप आपको हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा इस बार। और अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। ओके, थैंक यू।